आईसीएसई क्लास 10th, खुश हो जाओ, तुम लोगों के लिए केमिस्ट्री का सीरीज लेके आ रहा हूं। वन शॉट रहेगा और जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर्स का वन शॉट रहेगा। और वन शॉट ऐसा नहीं कि जल्दी 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 स्पीड में भगा दिया, ठीक। एक एक चीज वी विल बी कवरिंग, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। एकदम फुल एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू IITN मास्टर, मेरा नाम है जितेश भगत और तुम मुझे बार बार देखते रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी। देखो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुम्हारा पहला चैप्टर है। भाई सबसे पहली बात कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही क्यों है? व्हाई डू वी एक्चुअली नीड पीरियोडिक टेबल? सिंपल सा बात है, टोटल 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट को अलग अलग करके तुम पढ़ोगे, सब सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग करके पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, कभी याद ही नहीं रहेगा। तो पीरियोडिक टेबल इसलिए जरूरी है कि एक जैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, उनको एक साथ पढ़ा जाए ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए और हमको चीजें याद रखने में आसानी हो। ठीक, ओके। चलिए सीधा सीधा काम पे आते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। भाई शुरू में हिस्ट्री क्या था, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले, इससे पहले भी और लोग आए थे, बट हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं डुबरेनियस ट्राइड से। डुबरेनियस ट्राइड, इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का गुच्छा बनाया, ठीक। तीन तीन एलिमेंट का गुच्छा बनाया और उसमें से जो बीच वाला मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज था, यानी कि मीन था, राइट। एग्जैक्टली नहीं बट नियरली। सो ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ध्यान रखने वाली बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, and the atomic mass of middle element was nearly equal to the average of atomic mass of other two elements. बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो नियरली पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का एवरेज है। जैसे देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, बेरियम का 137 और स्ट्रोंशियम का लगभग 88 होता है। जब तुम इसका एवरेज लोगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40 प्लस 137 इज 160, 177 177/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 88.5 लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां भी वैसा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें भी करोगे तो आ जाएगा। ये डुबरेनियस ट्राइड था। अब इससे फायदा ये हुआ, उन्होंने बोला इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, और जो कि है भी, है ना। अब इसकी कमी क्या थी? सबसे पहली बात कि जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे सारे इसके ट्राइड में फिट नहीं बैठ रहे थे। कुछ 4-5 ट्राइड ही ये बना पाए। All discovered elements did not fit into triads. The middle element's atomic mass wasn't always precise mean of the other two. वो अभी हमने देखा भी कि exactly दोनों का मीन नहीं था, वो कहीं पे 0.1, कहीं पे 0.5, कहीं पे 1, 2 इतने का डिफरेंस हो जा रहा था, ठीक है। It failed to explain why these properties and atomic masses were linked. क्यों एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने रखा, क्यों एटॉमिक मास और ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे में आपस में जुड़ी हुई थी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। बस उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ये इसकी लिमिटेशन, इसकी कमी थी, इसका डिफेक्ट था। इसके बाद आए न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? ये कहता है जिस प्रकार म्यूजिक का जो नोट्स है 8वां नोट रिपीट होता है, उसी प्रकार हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करता है। क्या बोला? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही कंसीडर किया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स मैचेज विद दैट ऑफ फर्स्ट। जैसे सारे ग म प द नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 8वां रिपीट हो रहा है सा। वैसे ही लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। अब देखो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी एक जैसा है कि नहीं। आगे अगर बढ़े तो मैग्नीशियम आएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम का एक जैसा होगा कि नहीं। तो 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा आ रहा है। तुम सोच रहे होगे सर फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं लिखा आपने। उस टाइम पे बेटा नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसी वजह से यही तो कमी रह गया इनमें, ठीक। क्या कमी रह गया? पहली बात ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल था। इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20, यानी कि कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद लग ही नहीं रहा था। Those elements that were discovered after Newland's octave did not follow the law.
भाई न्यूलैंड्स ऑक्टेव आने के बाद जो एलिमेंट आया, जो डिस्कवर हुआ, वो इस लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा था। और कहां से करेगा, बीसी तक चल रहा था इससे काम। एक और समस्या ये थी, प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल। आयरन को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर भेज दिया, जबकि आयरन और कोबाल्ट निकल सबका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज आयरन, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। भाई आयरन कोबाल्ट निकल तो 3D सीरीज का एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, तो आयरन को कैसे तुम दूर भेज सकते हो, ये इनकी समस्या। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, सबको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया गया उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, राइट? तो उस टाइम पे अगर सारे जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है उसको एक साथ तुम अरेंज कर दोगे तो तुमको स्टडी करना आसान हो जाएगा, उसको पढ़ाई करना आसान हो जाएगा, राइट? इसलिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के हिस्ट्री में, ठीक? अच्छा, तो पीरियोडिक लॉ क्या है इसका? ये इसका पीरियोडिक लॉ है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। मतलब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया एलिमेंट्स को, इन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है? ओके, ये तो इनका पीरियोडिक लॉ हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या बात थी इस पीरियोडिक टेबल में? देखो, पहली बात तो ये कि ये एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट था, मतलब इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। दूसरी बात, उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एंड ऑल 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। और सिर्फ 63 ही नहीं, भविष्य में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ऐसा उन्होंने बोला, और उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया। समझो, नेक्स्ट लेवल बंदा है कि खाली जगह छोड़ दिया नीचे, बोला यहां बाद में ढूंढ के लाओ, जाओ तुम लोग जाओ, बाकी लोगों को बोला, बाकी साइंटिस्ट को, जाओ ढूंढ के लाओ, भविष्य में एलिमेंट आएगा और उसके लिए मैं जगह छोड़ के जा रहा हूं खाली। समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो? और सही में ऐसा ही हुआ। तो ये इस लेवल का थॉट था उनका। देखो, तो 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे, सबको अरेंज कर दिया। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है? हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स थे, तो हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया, और कितने वर्टिकल कॉलम्स थे? 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। ग्रुप पीरियड कितने थे? 7 पीरियड्स थे। अब ईच ग्रुप 7 तक, 1 से लेके 7 तक जितने भी ग्रुप्स थे उसको 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया, ए और बी। सो ईच ग्रुप अप टू 7 was divided into A and B groups, सब ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। उसमें ए सब ग्रुप जो था उसको बोला गया नॉर्मल एलिमेंट्स, और बी सब ग्रुप जो था उसको बोला ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बी सब ग्रुप वाले को ट्रांजिशन, मतलब हर ग्रुप को ए बी, जैसे 1 है तो 1A 1B, ये नॉर्मल एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है? ग्रुप 8 में टोटल 9 एलिमेंट्स थे, 3 रो में, 1 रो 2 रो, ऐसे 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 3 3, 9 एलिमेंट्स थे, और उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया, ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप था, ठीक? अब जो जो ग्रुप्स, जो जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। आज भी यही है पीरियोडिक टेबल में, जो सेम ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसी है, ठीक है? तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था। चलो आगे देखते हैं, एडवांटेज क्या है, मेजर एडवांटेज क्या है? दो मेजर एडवांटेज है। एक तो मेजर एडवांटेज ये है कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे सबको इन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। सो फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। इट वाज अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, इट वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक, अभी तक, इससे पहले वाले जितने भी पीरियोडिक टेबल थे उस सब में तो यार समस्या ये था कि सारे एलिमेंट्स को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा था। कोई बोल रहा था कि मेटल, नॉन मेटल, कोई बोल रहा था कि हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करता है, वो भी 20 के बाद फेल हो गया, खुश है कि नहीं? कोई 3-3 का गुच्छा बनाया, उसमें भी सब फिट नहीं बैठा, 5-6 गुच्छा बनाया, बाकी अपना ऐश कर रहा है। ये साहब ने कमाल कर दिया, ठीक है? और दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। भाई यही जो बताया ना मैंने तुमको, इन्होंने बोला कि भविष्य में कुछ एलिमेंट्स आएंगे
जिनकी प्रॉपर्टीज इससे मैच करेगी, और सही में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे? इन्होंने बोला एक्का एल्यूमिनियम नाम दिया था, खाली जगह छोड़ के एल्यूमिनियम के नीचे एक्का एल्यूमिनियम। एक्का मतलब संस्कृत का वर्ड है, एक्का मतलब उसके जैसा, तो एल्यूमिनियम जैसा। तो एक्का एल्यूमिनियम कौन आया बाद में एलिमेंट? गैलियम। इक्का सिलिकॉन में कौन आया? जर्मीनियम। एका बोरोन में कौन आया? स्कैंडियम। और एका मैंगनीज में कौन आया? टेक्नीशियम, टीसी। ठीक, ये याद रखना, पॉसिबिलिटी है कि इससे सवाल आ जाए, इसको याद रखना। ओके, अब इसकी क्या क्या कमी थी, डिमेरिट्स क्या क्या थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि इसके अंदर कमी क्या रह गई। पहला तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से भी मैच करती है, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच करती है। हाइड्रोजन का दो नेचर है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जस्ट लाइक हैलोजेंस। तो इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच कर रही थी, इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच कर रही थी। तो हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ द एल्कली मेटल जो कि ग्रुप 1A में था, एंड हैलोजेंस जो कि ग्रुप 7A में था इन प्रॉपर्टीज। सो मेंडलीव्स कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस इट, वो डिसाइड ही नहीं कर पाया रखूं कहां है इसको। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हो तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक मास अलग अलग होता है, और अगर एटॉमिक मास अलग है तो अलग पोजीशन होना चाहिए, जबकि ऐसा इन्होंने नहीं किया, है कि नहीं? तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में इन्होंने नहीं कुछ बोला, जबकि आइसोटोप्स का मास अलग अलग है। मास अलग है तो पोजीशन अलग मिलना चाहिए, जो कि ऐसा था नहीं, ऐसा उन्होंने किया नहीं था। अगला दिक्कत क्या था? अगला दिक्कत था कि कुछ पेयर्स ऐसे थे, इन्होंने क्या बोला कि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहा हूं, बट उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें पहले वाले का मास दूसरे वाले बाद वाले से ज्यादा था। अब अगर ऐसा है तब तो फिर आप भाई चीटिंग कर रहे हो, मेंडलीव साहब यहां पे चीटिंग कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जहां पे मास वाला दिक्कत जहां पे आ रहा था ना कि बाद वाले का मास कम हो पहले वाले का मास ज्यादा हो, तो नेग्लेक्ट कर दिया। सो उनको लगा कि सामने वाले को पकड़ में नहीं आएंगे। बट तुम ऑनेस्टली सोचो तो आज अगर किसी चीज में कोई गलती है तो कल होके कोई ना कोई तो पकड़ेगा ही उसको। तो उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज को तवज्जो दी। उन्होंने सोचा कि प्रॉपर्टीज यहां पे इससे मैच कर रही है, इसलिए प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, एटॉमिक मास पे प्रायोरिटी नहीं दिया। लेकिन था तो गलत ही है कि नहीं? सो देयर वेर सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे अच्छा, आर्गन तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं था, बट आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है। आर्गन का एटॉमिक वेट 40 है, पोटेशियम का 39 है, तो ये एक एनोमलस पेयर हो गया। टेल्यूरियम और आयोडीन को देखो, इसका 127.5 है, ये 127, ये ज्यादा है ये कम है। सेम कोबाल्ट और निकल का, ये तो सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी का फेमस हुआ था, कोबाल्ट और निकल का। ठीक है, तो ये कुछ एनोमलस पेयर्स हैं जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगला जो कमी था कि लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। दिक्कत वाली बात है। तो प्लैटिनम और गोल्ड, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है कि नहीं? दोनों प्रेशियस मेटल है, बहुत ही महंगा है। गोल्ड का तो भाव अभी देख ही रहे हो, और गोल्ड का भी बाप बना हुआ है सिल्वर। आज के डेट में सिल्वर अलग ही छलांग लगा रहा है कि नहीं? तो प्लैटिनम और गोल्ड जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, वे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। प्लैटिनम को डाल दिया 6E में, 6B में, और गोल्ड को डाल दिया 1B में। तो भाई दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तुम कैसे अलग अलग जगह पे डाल सकते हो, है कि नहीं? ठीक, तो ये एक समस्या थी। अगली समस्या, अनलाइक एलिमेंट्स वे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब एलिमेंट एक जैसा है नहीं और उसको सेम ग्रुप में डाल दिया, और ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे अब देखो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसको फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया, किसके साथ? सोडियम पोटेशियम के साथ, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। सोडियम पोटेशियम ये सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये सब बहुत कम रिएक्टिव है। ये सब क्यों? गोल्ड सिल्वर ये सब क्यों इतना भाव ज्यादा है? क्योंकि ये सब रिएक्ट नहीं करता हवा में,
है ना, तो रिएक्ट नहीं करेगा, टार्निश नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, इसलिए तो वैल्यू है इतना ज्यादा। ठीक है, वाइल दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज इसकी अलग थी बट साथ में रख दिया, ये बड़ी गलती थी इनकी। He did not explain about the cause of periodicity, भाई क्यों periodicity हो रहा है, क्यों एक certain interval के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये पूरी स्टोरी थी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की। अब इनका पीरियोडिक टेबल देख लो, कुछ इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल था। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल की एक रोचक बात बताता हूं कि ये एक जर्मन प्रोफेसर थे, जर्मन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ठीक है, मेंडेलिव्स, दिमित्री मेंडेलिव्स। अब इनका क्या था कि इनसे पढ़े हुए बच्चे जब दूसरी कंट्रीज में, यूएस में, यूके में जाके दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, तो वहां पे जाके इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती थी। तो वहां के प्रोफेसर्स को समझ नहीं आया, यार इन लोगों, इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी क्यों है। उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, ये सोशल मीडिया रहता है तभी तो तुम चीजें, अभी यहाँ की चीज कहीं और फैल जाए तुरंत। उस टाइम पे तो मेंडेलिव ने बनाया पीरियोडिक टेबल और पढ़ा रहा था अपने बच्चों को उसी से, और वो बच्चे बहुत ज्यादा कुछ जानते थे एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे कंट्रीज में जाते थे तो मचाते थे। तो प्रोफेसर्स को वहां से पता लगा, उस बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया मेंडेलीव्स के बारे में, फिर धीरे 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 ये चीजें फैली। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। ये पीरियोडिक टेबल है, तुमको याद वाद रखने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने बताया जितना कैरेक्टरिस्टिक वो सब ध्यान में रखना। ये सब बस देख लो कि इस प्रकार का मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल था। अब भाई साहब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। आज के डेट में जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया? हेनरी मूजली ने दिया। किसने दिया? हेनरी मूजली। इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मूजली। ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मेंडेलिव्स किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। ये किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पे। क्यों है वो भी तुम समझोगे। मूजली ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मूजली डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मेटल सरफेस पे बॉम्बार्ड करवाया और वहां से एक्सरे ऑब्टेन किया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को अलग अलग मेटल के सरफेस पे बॉम्बार्ड करवाया, वहां से एक्सरे जनरेट किया, प्रोड्यूस किया। उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को उसने देखा तो उसकी एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका स्क्वायर रूट वाज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड। ये एक इक्वेशन उन्होंने डिराइव किया, ठीक। और रूट, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज प्रोपोर्शनल टू जेड, ऐसा उन्होंने देखा। फिर उन्होंने बोला यार जेड इसका मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है चीजें। फिर उन्होंने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो तब जाके इसका पीरियोडिक लॉ आता है। और क्या पीरियोडिक लॉ है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने ग्राफ भी बनाया, ग्राफ बनाया था रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर। और कुछ इस प्रकार का ग्राफ उनका आता है, ऐसा कुछ इस प्रकार का। ये स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। ठीक है, रूट फ्रीक्वेंसी, और वो दिख भी रहा है ना इस इक्वेशन में, तो दिख ही रहा है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। ठीक है, ए टाइम्स जेड माइनस बी, सही है। तो ऐसा तुम्हारा ग्राफ इसका आ रहा है, ठीक। ओके, इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं, बस हाँ आइडिया होना चाहिए, क्या पता सवाल आ जाए। देखो हम जब पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज को पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ताकि कुछ भी सवाल आए तो बाद में अफसोस नहीं हो कि ये चीज छूट गया था, ये नहीं किया था। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग इन डिटेल। कोई इसमें शक और मंसूबे की बात नहीं है। क्या कैरेक्टरिस्टिक था भाई? 9 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको क्या बोला गया? ग्रुप्स। 9 वर्टिकल कॉलम्स। मेंडेलिव्स में कितना था? 8 था। 1 to 8 ग्रुप्स, और बाद में जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, तभी जीरो ग्रुप नहीं था। तो जीरो ग्रुप फॉर इनर्ट गैस बाद में इंट्रोड्यूस हुआ रामसे के द्वारा। इनर्ट गैसेज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिसको क्या बोला गया? पीरियड। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स जिसको ग्रुप बोला गया, और 7 हॉरिजॉन्टल
रोज थे जिनको क्या बोला गया, पीरियड्स। ठीक है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तुम अभी सोच रहे होगे सर नो, ये मॉडर्न है, अभी वाला लॉन्ग फॉर्म है, उसी में मॉडिफिकेशन हुआ था। देखो अब जो प्रेजेंट फॉर्म है, ये तो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात, अब जो प्रेजेंट फॉर्म है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का ही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और उसमें 18 ग्रुप किए गए हैं। तो वही देख लो, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज बेस्ड ऑन बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यही है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये जो बोला एटॉमिक नंबर, उसको एक्सप्लेन कहां से कर रहा है, बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो इट इज बेस्ड ऑन बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ेंगे, और आई होप कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा। ठीक है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके अंदर 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, 18 कॉलम्स थे। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये तो प्रूव भी हो गया उसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 9 वर्टिकल कॉलम्स थे और जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें 18 है। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे उनका और जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, इनके दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, और ये याद भी रखना होगा तुमको। देखो ये 1A 2A 3, अब ऐसे याद रखना 1A 2A, फिर यहां से 7 तक B चलेगा, फिर बीच में 8 आएगा, फिर जहां पे A था उसका B कर दो, जहां B था उसका A कर दो, बस यही करना है, और लास्ट में 0 ग्रुप। क्या बोला समझे? देखो ये मॉडर्न, ये ऊपर जो है रोमन में लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, और जो नीचे लिखा है वो लॉन्ग फॉर्म का है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो 1A था वही आज का ग्रुप 1 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो 2A था वही आज का ग्रुप 2 है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 0 था वो आज का 18 है। तो ये पूछा जा सकता है तुमसे, तो याद कैसे करोगे मैं बोल रहा हूं, पहला दूसरा A है, 1A 2A। अब आ जाओ 3 पे जाओगे, 3 से लेके 7 तक B, 3B 4B 5B 6B 7B, फिर 8। अब यहाँ पे 1A 2A था तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1B 2B। अब 3 में फिर से यहाँ B था तो यहाँ A चलेगा, A से चलता जाएगा 7A तक, और लास्ट वाला ग्रुप 0 हो जाएगा, और इसमें तुम 1 से लेके 18 तक लिख देना। ऐसे रखोगे याद तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा और याद भी हो जाएगा, लेकिन याद रखना है, इसको पूछा जा सकता है। यही तुम्हारा आज का जो करंट पीरियोडिक टेबल है वो यही पीरियोडिक टेबल है। ये पहला दूसरा ग्रुप जो है इसको हम लोग S ब्लॉक बोलते हैं, बीच का जो 10 दिख रहा है तुमको इसको हम लोग D ब्लॉक बोलते हैं, और इधर का जो 6 दिख रहा है इसको हम लोग P ब्लॉक बोलते हैं, और जो कुंभकर्ण के जैसे नीचे लेटा हुआ है इसको हम लोग F ब्लॉक बोलते हैं। राइट, तो टॉपिक क्या है, ट्रिक्स टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें, कौन कौन सा ट्रिक है, आप बहुत लोगों को आता भी होगा, बट बहुत F ब्लॉक का नहीं आता होगा, हो सकता है D ब्लॉक का नहीं आता, S ब्लॉक और P ब्लॉक का मोस्टली आता है बच्चों को, बट फिर भी लेट्स स्टार्ट विद S ब्लॉक। S ब्लॉक में ग्रुप 1 वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, सब जानते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दे तो, हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग, वैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है वो एल्कली मेटल से भी मैच करता है और हैलोजन से भी मैच करता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड करके एक सेपरेट चैप्टर ही है क्लास 11th में। ठीक है, ओके। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके रिएक्शंस वगैरह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेने की जरूरत है, बट हाँ है, ये पता होना चाहिए। इसका क्या है, इसका निमोनिक है हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, सिंपल। रब से फरियाद करते रहो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम भी जेई और नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, जीवन तुम्हारा भी आसान हो जाएगा। जो बोर्ड के लिए देख रहे हो वीडियो उनका बोर्ड में अच्छा हो जाएगा, बस दुआ करते रहो रब से, और मुझे भी दुआ में याद रखना। ठीक है भाई, ये अल्कली मेटल का हो गया।
अब हम लोग देख रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है? ग्रुप 2 का एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ये रेडियम है, ये भी रेडियो एक्टिव है। रेडियम भी रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात क्या, खास बात क्या होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खुद का ही हाफ लाइफ जो होता है, खुद का ही लाइफ बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, वो तुरंत टूट के किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक और निमोनिक है, अगर मान लो तुमको मजा चाहिए तो मजे के लिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कन्या सुंदर तो सबको चाहिए, है ना, और बाप तैयार भी हो रहा है, देखो तो अच्छी बात है, और क्या चाहिए? इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि तुम कन्या सुंदर मांगो और पिताजी राजी हो जाए। वैसे कन्या सुंदर मांगो तो तुमको राजी होना चाहिए, पिताजी राजी होके क्या करेंगे? ठीक है, ओके। ये हो गया तुम्हारा एस ब्लॉक का स्टोरी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब आते हैं हम लोग ग्रुप पी ब्लॉक पे चलेंगे, एस ब्लॉक के बाद सीधा सीधा ग्रुप 13 पे। ग्रुप 13 देखो, ऐसा इमेजिन करके रखो, पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक, बीच में 10 ग्रुप जो है, 11 3 से लेके 12 तक वो डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है, और नीचे जो 2 लेटा हुआ है वो एफ ब्लॉक है। ऐसे दिमाग में इमेजिन करके रखना है। अब ग्रुप 13 है तुम्हारा, बोरोन फैमिली है। ठीक है, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली है। एक बात बताता हूं, देखो ये 1 2 3 4 हर इस पी ब्लॉक में हम लोग 5-5 एलिमेंट को देख रहे हैं। जो उसके नीचे में 7वें पीरियड में छठा एलिमेंट है उसको अलग से देखेंगे, क्योंकि वो 113 से लेके 118 वाला है, मतलब जो लास्ट में डिस्कवर हुआ है, जिसका आईयूपीएसी नाम होता है, बट उसका अपना नाम भी है, तो वो हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में देखेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सही है, ओके। ये हो गया तुम्हारा ग्रुप 13। ग्रुप 14 क्या है बेटा? ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली, काशी गए शंकर पार्वती। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये टिन है और ये लेड है। काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर, हम लोगों को भी काशी जाना चाहिए, है ना, काशी विश्वनाथ, वहां जाके अच्छा लगता है, अच्छा जगह है। तो काशी गए शंकर पार्वती, ये अपना ग्रुप 14 हो गया, यानी कि कार्बन फैमिली हो गया। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन भी बोलते हैं, पी साइलेंट है इसमें, निक्टोजन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। ग्रुप 15 है इसका, बेटा देख, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। अब तो वैसे फोन में ही न्यूज देख लेते हैं हम लोग, बट चलो फिर भी अगर बिक गया तो बहुत अच्छी बात है। तो न्यूज़पेपर आज सब बिक ही जाएगा, डेली तो बिक नहीं पाता है, आज बिक जाएगा। ठीक है, अगला है ग्रुप 16, इसको हम लोग चौकोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौकोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उससे टेपो, उससे टेपो। टेपना तो समझते ही हो, टेपने में तो माहिर हो, है ना, टेपने में तो हम सब माहिर होते हैं। मैं भी अपने जमाने में टेपने में माहिर था। मैं यूजुअली टेपाने में माहिर था, टिपवाता था लोगों को। तो उससे टेपो। ठीक है, ओके। ग्रुप 17 है बेटा अपना हेलोजन फैमिली। कौन है? हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये तो ऐसे भी याद रहता है, बट इसका भी है निमोनिक। फिर कल बाहर आई आंटी। कौन देख रहा है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ओके। ग्रुप 18 नोबल गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, नोबल गैस में कौन कौन है भाई? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, रंगीन जेरोक्स है। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ये हो गया ग्रुप 18। ये पूरा स्टोरी पी ब्लॉक का था। अब पी ब्लॉक में जो 7th पीरियड का एलिमेंट है, 7th पीरियड का, उसका क्या है देख लो। सिंपल है उसका, नहीं NH, फ्लावर FL,
मैकडी में, नहीं फ्लावर मैकडी में, लव तुसी ओजी। ये नहीं फ्लावर मैकडी में, लव तुसी ओजी। ठीक, अब है अजीब सा बट याद हो जाएगा ऐसे। नहीं मैकडी में फ्लावर तो मिलेगा नहीं, नहीं फ्लावर मैकडी में, लव प्यार तुमसे फिर भी बहुत ओजी वाला करते हैं, लव तुसी ओजी। ठीक है, फ्लावर मैकडी गया था नहीं मिला, ऑब्वियसली फ्लावर लेने मैकडी जाओगे कहां से मिलेगा, बट प्यार तुमसे ओजी करते हैं, ये बात है। सही है, चलो। तो ये पूरा स्टोरी किसका था बेटा, ये पूरा स्टोरी था पी ब्लॉक का। अब हम लोग आएंगे डी ब्लॉक की तरफ। अब हम लोग डी ब्लॉक की तरफ रुख करते हैं। डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, कौन कौन, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, 3D तुम्हारा 4th पीरियड का होगा, 5th पीरियड 4D होगा, 6th पीरियड 5D होगा, 7th पीरियड 6D होगा। देखो 3D का देखते हैं, स्कैंडियम, यहाँ पे टाइटेनियम भी है, टाइटेनियम छूट गया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका क्या है निमोनिक, साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर बेचारा अपने आप को क्रूअल मान के और फीस मांग रहा है, और बच्चा कुछ दे ही नहीं रहा है। चलो पढ़ लिया हो गया, फीस फीस कहां से, फीस फीस कहां से मिलने वाला है सर, फीस की बात तो करो ही मत। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। 4D सीरीज पे आते हैं बेटा। 4D सीरीज, ये देखो एकदम मस्त शेरो शायरी वाली बात स्टार्ट हो जाएगी अब। ये यूट्रियम है, ये जर्कोनियम है, ये नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम है, रोडियम है, पलेडियम है, सिल्वर है, कैडमियम है। क्या है देखो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत की ऐसे ही है, ठीक है, कि मोहब्बत तेरी टीसी, टीई नहीं है, टीसी है, टेक्नीशियम, मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पढ़ाई अगर कड़ली तो, रुलाती रहे पढ़ाई अगर कड़ली तो ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, ओहो हो, पढ़ाई अगर कर ली तो। ये बात तो एकदम सही है, अगर पढ़ाई कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो प्यार मोहब्बत की यादें नहीं आएंगी। और जिस टाइम पे पढ़ाई की समय है उस टाइम पे तो प्यार मोहब्बत वैसे भी याद नहीं आना चाहिए। जब तक कॉलेज में नहीं चले जाओ तब तक प्यार मोहब्बत को साइड में रखो, उसको बोलो कि भाई तुम वेट करो, प्यार मोहब्बत वेट कर सकता है। कॉलेज देखो, मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे IIT, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, समझे। अभी तुम एक ऑप्शन हो, समझ रहे हो, अभी तुम एक ऑप्शन हो, बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। इसलिए अभी प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ो तो ही तुम्हारा जीवन ज्यादा अच्छा है भाई, नहीं तो बाद में फिर समस्याएं होंगी, दिक्कत होगा और झेलना पड़ेगा तुमको। 5D सीरीज पे आते हैं प्यारे बच्चों। 5D सीरीज में कौन है, लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। देखो लैंथेनम के बाद जो है ना 4f का इलेक्ट्रॉन आता है, 14 इलेक्ट्रॉन। F ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनम और हाफनियम के बीच में होता है, राइट। तो लैंथेनम का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर 57 है, और हाफनियम का अगर मैं देखूं तो इसका एटॉमिक नंबर 72 है। बोलो क्यों, क्योंकि बीच में 14 एलिमेंट आया 4f का। किसका, 4f का, जो नीचे लेटा के लिखते हो। उसको नीचे लेटा के इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, रख ही नहीं सकते, वो है इसी बीच का एलिमेंट 4f वाला, बट चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो उसको नीचे लेटा देते हैं पीरियोडिक टेबल में। सही है भाई, तो इसका एटॉमिक नंबर 57 है, और 58 से 71 14 एलिमेंट जो है वो तुम्हारा 4f सीरीज का है, F ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसके बाद हाफनियम स्टार्ट होता है, ठीक। तो लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता दे ऐसे ही है, वरना रे ओसामा से ऐसे ही है, इराक में पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा। ला हफ्ता दे वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा। सही है, 3-4 बार बोल बोल के लिखोगे, याद हो जाएगा। मैं भी ऐसे याद किया हूं, तुम भी ऐसे याद रखोगे, एक बार याद कर लोगे जीवन भर याद रहेगा, बाद में मेरे जैसे तुम भी पढ़ाओगे ऐसे ही। 6D सीरीज पे आते हैं।
6D सीरीज में देखो एक्टीनियम से स्टार्ट हो रहा है। 6D में भी एक्टीनियम और रदरफोर्डियम, ये RF जो है ये रदरफोर्डियम है, तो एक्टीनियम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट आएगा, वो 5F सीरीज का एलिमेंट होगा, राइट। थोरियम से लॉरेंशियम तक 90 से लेके 103 तक, तो ये तुम्हारा 89 है एक्टीनियम और रदरफोर्डियम 104 है, 104 है, ठीक है। बीच में 14 एलिमेंट F ब्लॉक का आएगा 5F सीरीज का, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एसी में बैठा रदरफोर्ड, एसी में बैठा रदरफोर्ड डूबे सागर में, एसी में बैठा रदरफोर्ड डूबे सागर में, भाई हंस मत डर से रो गया कौन, भाई हंस मत डर से रो गया कौन। अब तुम बोलोगे सर कोई हाथ पैर सिर पैर ही नहीं है, कुछ भी बना दियो, मजबूरी है, कुछ भी ही बन सकता था, इसका थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो एट द एंड ऑफ द डे तुमको याद रहना चाहिए, पहले तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बट रिसेंटली पूछ लिया है इसी वजह से याद रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? एसी में बैठा रदरफोर्ड डूबे सागर में, भाई हंस मत डर से रो गया कौन, ठीक है। ये तुम्हारा 6D सीरीज का है। तो ये स्टोरी पूरी किसकी हो गई बच्चों? ये स्टोरी हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम लोग धीरे धीरे कदमों से मूव कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तरफ। एफ ब्लॉक में पहले हम लोग 4F सीरीज देखेंगे, कहां से कहां है? 58 टू 71 लैंथनम के बाद। और ये एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होता है ये थर्ड ग्रुप में ही होता है, ग्रुप थर्ड में होता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबा ग्रुप ग्रुप 3 ही है, क्योंकि ग्रुप 3 में एफ ब्लॉक पूरा है, पूरा 28 एलिमेंट ग्रुप 3 में ही है एफ ब्लॉक का, समझ गया? ओके, देखो ये कहां से कहां तक है? ये सीरियम से ल्यूटीशियम तक है। कहां से? सीरियम से ल्यूटीशियम तक। क्या एलिमेंट का नाम याद रखने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ सिंबल याद रखो, न्यूमोनिक के थ्रू सिंबल याद रहेगा, जीवन आसान हो जाएगा। देखो मस्त कवि क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, वाह वाह, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगती हो, वाह। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। ये लाजवाब में एलबी नहीं है, वाईबी है, ये याद रखना। बस राइम करने के लिए यहाँ पे या जवाब तो नहीं बोल सकते हैं, लाजवाब बोला, बट यहाँ पे वाईबी है, ये याद रखना है तो, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। चूंकि ये शेरो शायरी वाली बात थी तो इसको मैंने हिंदी में ही लिखा है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, ठीक है। ये 4F सीरीज है बेटा, कहां से कहां? 58 टू 71, कहां से कहां? 58 टू 71, ठीक है। 5F सीरीज पे आते हैं, थोरियम से लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक कहां से कहां जाएगा? 90 टू 103, 90 से 103। और इसका भी ग्रुप क्या है? इसका भी ग्रुप क्या है? ये भी ग्रुप थर्ड। पूरा एफ ब्लॉक किस में आता है? पूरा एफ ब्लॉक किस में आता है? ग्रुप थर्ड में, थर्ड ग्रुप में ही आता है पूरा एफ ब्लॉक, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे? टांगों पर उनकी नजर पड़ी, ये भी वैसा ही है, थोड़ा नोटी वाला। टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। अगर तुमको इससे याद नहीं होगा तो एक और निमोनिक है, लेकिन उसमें तुम मजा ही नहीं आएगा। थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। इसमें मजा नहीं आएगा तुमको, पहला वाला ही तुमको ज्यादा अच्छा लगे, मुझे पता है सब बच्चों का यही रहता है, पहला वाला ज्यादा अच्छा है सर, वही रहने दो। तुमको जो पसंद आ रहा है उसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो ये तो स्टोरी किसका था प्यारे बच्चों? ये पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया, अब तुमको ये याद रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये याद रहना चाहिए। अगर तुमको पीरियोडिक टेबल इमेजिन कर पा रहे हो और ये निमोनिक के साथ सब याद है, तब तो तुम ग्रुप पीरियड ऐसे ही बता दोगे, बट फिर भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब आते हैं इधर कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का, पहले क्या होता था कि एलिमेंट का 100 के बाद जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वो ना साइंटिस्ट अपने ही नाम पे रख देता था, या जिस देश में डिस्कवर हुआ वो अपने नाम पे रख देता था। आईयूपीएसी को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और तुरंत क्या होता है कोई एलिमेंट जब डिस्कवर होता है तो तुरंत उसका नाम नहीं पड़ता है, तो तत्काल उसका नाम डालने के लिए आईयूपीएसी ने रूल बना दिया कि अभी कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा।
कैसे करते हैं? 0 को नील बोलता है, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन, ई डबल एन, एन। ठीक है, अब सबके नाम में लास्ट में ईएम लगा देना है बस। तो जैसे मान लो 101 है तो इसका नाम कैसा आएगा? अन, और 0 का नील और 1 का अन और लास्ट में ईएम लगा दो तो अन नील अनियम, अननील अनियम। अब इसका जब सिंबल तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहला लेटर कैपिटल, अन का यू कैपिटल, नील का एन स्मॉल और यू का अन का यू स्मॉल। तो पहला कैपिटल बाकी उसके बाद वाला स्मॉल, तो यू एन यू, अन नील अनियम। ठीक, अब ये जो ओरिजिनल एलिमेंट इसका नाम है वो इसका नाम है वो मेंडेलिवियम है। देखो मेंडेलीव ने अपने नाम पे डाल दिया, इसलिए इसका यूपीएससी नाम किया गया था। ये मेंडेलिवियम है, इसका सिंबल जो है वो एमडी है। अब ये क्या, ये याद रखने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। ठीक है, 102 का क्या है? अननील बाइयम, 2 के लिए बाई तो बाइयम, यूएनबी इसका नोबेलियम नाम है, एनओ। वैसे 103 का अननील ट्राइयम, यूएनटी लॉरेंशियम है ये। 104 का अननील क्वाडियम, यूएनक्यू, ठीक, रदरफोर्डियम है ये। ऐसे 105 का अननील पेंटियम, 106 का अननील हेक्सियम, 107 का अननील सेप्टियम, 108 का अननील ऑक्टियम, 109 का अननील एनियम, 9 का एन होता है तो एनियम, और 110 का अननीलियम। फिर 111 का क्या होगा? अनियम, यू 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 यू। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। 118 का क्या होगा? अन ऑक्टियम। ठीक है, क्लियर? यही है, ये सब याद रखने की जरूरत, इसके ओरिजिनल नाम याद रखने का जरूरत नहीं, आईयूपीएससी से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी मैंने आप लोगों को सिंबल तो बता ही दिया है, बताया है ना? ये देख रहे हो, डूबे, इसके ऊपर डूबे था, डूबे सागर में भाई हंस मत, डर से रो गया कौन, याद आ रहा है? बताया था। तो ये स्टोरी हो गया कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका आईयूपीएससी नाम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। देखो सबसे पहली बात, अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा? अगर वो 4f का है तो उसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होगा। अगर वो 58 से 71 है तो 4f है, और उसका 4f का ग्रुप क्या होता है? थर्ड, ग्रुप थर्ड होता है, और पीरियड क्या होता है? 6। तो अगर 4f है तो ग्रुप क्या होगा? थर्ड, पीरियड क्या होगा? 6। एटॉमिक नंबर अगर 90 से 103 है तो वो 5f हो जाएगा। 90 से 103, 90 to 103 का क्या होगा? 5f सीरीज, और ग्रुप तो पूरे एफ ब्लॉक का क्या होता है? थर्ड, लेकिन 5f सीरीज का पीरियड क्या होगा? 7। क्लियर? सिंपल, ये पहले भी बता चुका हूं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो कैसे करेंगे? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दे रखा हो, या फिर मान लो तुम लिख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें जो n का हाईएस्ट वैल्यू होगा, ऑर्बिट का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा n जो आता है ना, 1s2 2s2 3s2 ऐसा, तो अब मान लो तुमने आयरन का लिखा तो आयरन में लास्ट में क्या आएगा? 4s2 3d6। तो n का हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा? 4, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पीरियड नंबर जो होगा वो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर होगा। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं आयरन का लिखता हूं तो आयरन का मैं क्या लिखूंगा? आर्गन 4s2 3d6। तो n का हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 4, तो इसका पीरियड क्या आ गया? पीरियड क्या आ गया? 4। समझ गया? ऐसे किसी का भी हम लोग पीरियड लिख सकते हैं। ठीक, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो सिंपल सी बात है कि अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है वो तो मैं पहले बता चुका हूं कि एफ ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एफ ब्लॉक के लिए एटॉमिक नंबर अगर 58 से 71 या 90 से 103 के बीच का तो एफ ब्लॉक है, और उसका तो पूरा काम पहले ही हो चुका है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी सब सेल में जा रहा हो तो वो पी ब्लॉक का होगा। एनपी मतलब लास्ट, मान लो 3p में जा रहा है, लास्ट 4p में जा रहा है, लास्ट 5p में जा रहा है, एनपी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और पी ब्लॉक कहां पे है? इमेजिन करो, पहले एस है, 2 एस ब्लॉक है, बीच में 10 डी ब्लॉक है, और उसके बाद पी ब्लॉक है। तो 2 + 10 12, और पी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा बोरोन फैमिली का होगा 13वां का, तो 12 और 1 13। तो एनपी में एक इलेक्ट्रॉन है तो 12 + 1, एनपी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 12 + 2, एनपी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 12 + 3। बात समझ रहे हो? नाइट्रोजन फैमिली में एनपी 3 आएगा, तो एनपी 3 मतलब
पी में 3 इलेक्ट्रॉन और इधर 12, 12 3 15। सिंपल है कि नहीं? तो अगर मान लो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप क्या होगा? 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। एनपी में 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन फैमिली, 5 इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन फैमिली, 6 इलेक्ट्रॉन तो नोबल गैस का, तो 18 हो जाएगा। 12 प्लस 6 18 है कि नहीं? सिंपल। ठीक है, अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस सबसेल में जा रहा है विथ नो इलेक्ट्रॉन इन n-2f सबसेल, मतलब n-2, अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में जा रहा है और 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर n 6 है तो n-2 4 होगा, तो अगर 6s में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एलिमेंट s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक, देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू s ब्लॉक। अब अगर वो s ब्लॉक का एलिमेंट है तो दो ही केस है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। तो अगर ns1 कॉन्फ़िगरेशन है, ns1, तो वो ग्रुप 1 का है, और अगर ns2 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ग्रुप 2 का है। ठीक, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-, तो यहां लिख दिया ns1 के लिए ग्रुप 1, ns2 के लिए ग्रुप 2। सही है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 डी सबसेल, ये इसको ऐसे लिखना है n-1 डी सबसेल। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, n-1, ठीक से लिख देता हूं, n-1 डी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है देन एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का। कैसे पता करोगे डी ब्लॉक में? ns में जितना इलेक्ट्रॉन है वो और n-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन है वो, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि डी ब्लॉक से पहले कौन आ रहा है? s आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है। याद है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाता है। वैसे ही कॉपर में होता है, राइट, प्लैटिनम में होता है, पैलेडियम में होता है। तो ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे इसका अगर मेरे को एग्जांपल बताना हो तो मैं अगर बताऊं कि भाई पैलेडियम का मान लो तुमसे पूछा गया, तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन? क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, इसमें 5s 0 और 4d 10, 5s 0 4d 10, ये होता है पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक, और d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो s में कोई ना, 0 प्लस 10 कितना आ जाएगा? इसका ग्रुप कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ns इलेक्ट्रॉन 0 और n-1 डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 0 प्लस 10 कितना आ गया? 10, तो इसका पैलेडियम का ग्रुप नंबर कितना आ गया? 10 आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये पूरी स्टोरी है तुम्हारी कि ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, पीरियड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है, ये सब कुछ हमने निपटा दिया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल को अरेंज ही ऐसे किया गया है कि जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एक सर्टेन, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो, या फिर कुछ स्लाइट इंक्रीज हो रहा हो या स्लाइट डिक्रीज हो रहा हो। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, जैसे मान लो एटॉमिक साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही चीज होता है। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद या तो रिपीट हो रहा होगा या फिर कुछ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए या थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और इस फेनोमेना को बोला जाता है पीरियोडिसिटी, राइट। सो द प्रॉपर्टीज दैट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल और देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसी फेनोमेना को बेटा क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो अब इसका कॉज क्या है? क्यों भाई बार बार रिपीट करता है प्रॉपर्टीज को? क्यों ऐसा होता है कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, राइट। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा, सेम नहीं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। सो इट अराइजेस ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है और इसी वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर होता है वैलेंस शेल का, ठीक है। ओके,
कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब जैसे मान लो कि हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, किसकी? ग्रुप 1 की। तो बेटा ग्रुप 1 में अगर लिथियम को देखो तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s1, सोडियम का आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखो सब में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और सबका प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो वैलेंस शेल का s1 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 है कि नहीं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? सेम होती है या सिमिलर होती है, बोलेंगे सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, एक जैसा ट्रेंड शो करता है रिएक्टिविटी में, मेटालिक कैरेक्टर में, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, बाकी चीजों में एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, समझ गए? ओके। शेल और ऑर्बिट क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। आपको पता होगा कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे में 8 रहता है, राइट? 2n² तुमको पता ही होगा। ठीक, उस हिसाब से ये चीज चलता है। तो ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब तुम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या हर बार जब हम नीचे जाएंगे, जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक नया नया शेल ऐड होता जाएगा, एक नया नया ऑर्बिट ऐड होता जाएगा, है कि नहीं? और अगर मैं एक क्रॉस पीरियड जाता हूं, पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाता हूं तो उसका ऑर्बिट तो सेम रहेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है, उसी ऑर्बिट के अंदर। नया ऑर्बिट पीरियड में ऐड नहीं होता है। तो नया ऑर्बिट कहां पे ऐड होता है? ग्रुप के अंदर। सो इट डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे नीचे जाते हैं तो ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, एंड इट रिमेन्स सेम अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि जब पीरियड में जाते हैं तो ऑर्बिट तो सेम रहेगा, बट उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। वैलेंसी क्या होता है? देखो, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। या तो आयनिक बॉन्ड से कर रहा होगा या कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है और आयनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो या तो डोनेट कर रहा होगा या एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब समझो वैलेंसी की एक बात यह है कि अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो 4 तक अगर है तो जितना उसका नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are up to 4, then valency equals number of valence electrons। ठीक है बेटा, जैसे मान ले हमारे पास है सोडियम, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है सोडियम के पास, एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1, तो एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी भी हो जाएगा, वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4, तो जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी हो गया। बट अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी क्या कंसीडर करेंगे? 8 माइनस 5 यानी कि 3। ठीक, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, देन वैलेंसी बेटा क्या हो जाएगा? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लो ऑक्सीजन का वैलेंसी चाहिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है,
पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 - 6 यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वैलेंसी और ग्रुप वगैरह पे क्वेश्चन है छोटा सा, जल्दी से देखते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2881। तो बता, तो सारे को अगर जोड़ दें तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 + 8 इज 10, 10 + 8 इज 18, 18 + 1 इज 19। किसका एटॉमिक नंबर 19 है? 19 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है 19, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 19। कौन है ये? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टी? इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है? तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ टी? पोटेशियम कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? पोटेशियम के पास कितना वैलेंस, ये तो खुद ही दिखा रहा है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी? वैलेंसी कितना होगा? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितना होगा 1 होगा। एंड इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? पोटेशियम क्या है? मेटल है। पोटेशियम क्या है? मेटल। तो अगर तुमको कॉन्सेप्ट आता है, अगर तुमको चीजें आती है, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में तुम कर लोगे, है कि नहीं? ओके, एक और सवाल देखो, बोल रहा है मैच द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दे रखा है 19, 19 पता ही है पोटेशियम है, 15 कौन है? फास्फोरस, 8 कौन है? ऑक्सीजन, 4 कौन है? बेरिलियम, और 2 कौन है? हीलियम। तो विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बोला इस एटॉमिक नंबर को इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैच करो। पहला है अ मेटल ऑफ वैलेंसी 1, कौन है इसमें? अभी किया है पोटेशियम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पोटेशियम। दूसरा है अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ पीरियड 3, थर्ड पीरियड का सॉलिड नॉन मेटल कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस थर्ड पीरियड का है और ये नॉन मेटल है, सॉलिड होता है, तो दूसरे का आंसर आ गया फास्फोरस। तीसरा है रेयर गैस, रेयर गैस, इसके अंदर गैस कौन है? हीलियम है। कहां गया हीलियम? हीलियम है, और नोबल गैस है, रेयर गैस है, तो हम लोग यहां पे क्या बोल देंगे? हीलियम है। अ गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2, गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट ऑक्सीजन है कि नहीं है? वैलेंसी अभी बताया था ऑक्सीजन का कितना आता है 2, ये कौन है? ऑक्सीजन है। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट कौन है? बेरिलियम है, तो ये कौन हो गया? बेरिलियम। अब तुमको एलिमेंट नहीं बताना था, एटॉमिक नंबर बताना था, तो वो तो तुमको पता ही है कि पहले वाले में 19 लिख देना, दूसरे वाले में 15 लिख देना, ऐसे करके, ठीक। हीलियम के लिए 2 लिख देना, ऐसे करके, ठीक। मैं तुमको एलिमेंट के हिसाब से बताया हूं, समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब हम यहां से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक साइज देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ठीक। एक एक करके सबको देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, सबको निपटा दिया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एवरीथिंग। वन शॉट का मतलब ये मत समझना कि शॉर्टकट में निपटाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, राइट। जितने भी आईसीएससी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि कंप्लीट केमिस्ट्री अपलोड हो जाएगा तुम्हारा। कुछ 12-13 चैप्टर्स हैं, सबको मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तुम्हारे एग्जाम से 10 दिन पहले कोशिश करूंगा कि सब अपलोड हो जाए, ठीक, ताकि तुम लोग को भटकने की जरूरत नहीं पड़े। वंस केमिस्ट्री विल बी डन, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है, रिस्पॉन्स के हिसाब से काम होगा। देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वही होता है एटॉमिक साइज, ठीक। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। सिंपल है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो भाई यहां से, इसके सेंटर से, यहां से जो डिस्टेंस है यहां तक का, यही इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक साइज। क्लियर? अब किन किन फैक्टर्स पे एटॉमिक साइज डिपेंड करता है? प्राइमरीली 2 फैक्टर पे। कौन कौन सा? नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाओगे, क्या साइज बढ़ता जाएगा कि नहीं? बढ़ता जाएगा। तो भाई नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाएंगे तो साइज हमारा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सिंपल सा बात है।
तो अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करूं तो लिथियम के नीचे जाएंगे सोडियम पे, एक सेल ऐड हो गया, सोडियम के नीचे पोटेशियम पे एक और सेल ऐड हो गया, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम पे एक और सेल ऐड हो गया, रुबिडियम के नीचे सीजियम पे एक और सेल ऐड हो गया। तो जैसे जैसे सेल ऐड होता जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात कि अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं बच्चों, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज का मेन जो फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं वो अक्रॉस पीरियड कंसीडर करते हैं। पीरियड में सेल सेम रहता है, अगर सेल नया ऐड हो गया तब तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ भी रहा है तो वो उसका चीनी कम हो जाता है, ये समझो, मतलब उसके ऊपर कौन डोमिनेट कर जाता है, नंबर ऑफ सेल। एज यू गो डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, तो नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होगा। लेकिन सेल के एडिशन से जो साइज बढ़ता है वो न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है और इसलिए नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं अक्रॉस अ पीरियड तो सेल तो सेम ही है, उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में ऐड हो रहा है। तो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज एंड सेल विल रिमेन सेम, सो साइज क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जैसे ही चार्ज बढ़ेगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो साइज श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज increases, nuclear charge increases, so attraction on outermost electron from nucleus, किससे, न्यूक्लियस से, increases, attraction increase हुआ and so size decreases, इसी वजह से इसका साइज क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है, ओके। अब देखते हैं ट्रेंड्स। अब सिंपल सा बात देखो, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज देखना है, डाउन द ग्रुप, अभी बताया डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन साइज जो बढ़ रहा है वो साइज वाला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर पे डोमिनेट करता है, इसलिए साइज नीचे जाने पे बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जब तुम नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, जीता जाता एग्जाम्पल ऊपर लिखा ही हुआ है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे चिपका देना है, यही एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब तुम लोग बताओ, अगर मैं क्रॉस अ पीरियड जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, क्या ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा, एटॉमिक साइज घटेगा। इसी वजह से अगर मान लो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सेल सबका सेम है, सबके सेकंड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें, ठीक, लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो सबसे बड़ा साइज लिथियम का होगा, बेरिलियम, ऐसे ये सीक्वेंस आने वाला है। अब आता है यहाँ पे लास्ट में नोबल गैस। अब समझो नोबल गैस के साथ समस्या क्या है, नोबल गैस कोवलेंट बॉन्ड तो बनाता नहीं है, नोबल गैस कोवलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है। हालांकि आगे चल के जब तुम क्लास 11th 12th में जाओगे तो वहां देखोगे कि नोबल गैस तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट हिलने वाला है वहां पे, अभी जो चीज सब पढ़ रहे हो ना बहुत सारी चीजें वहां पे हिलने वाली है, राइट। जेनॉन और क्रिप्टन ये दोनों कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक। बट अभी के हिसाब से तुम ये मान के चलो कि नोबल गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाता, बस इंफॉर्मेशन दिमाग में होना चाहिए। तो नोबल गैस के लिए कोवलेंट रेडियस डिफाइन ही नहीं होता, इस सब के लिए कोवलेंट रेडियस डिफाइन है, नोबल गैस के लिए वंडरवाल रेडियस डिफाइन होता है। अब ये तुम बोलोगे क्या बोल रहा है ये, यही 11th में पढ़ना है, या अगर केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा इस 10th में है उसमें बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। वंडरवाल रेडियस उसके लिए डिफाइन होता है, तो वंडरवाल रेडियस का साइज सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो कोवलेंट रेडियस इज नॉट डिफाइंड फॉर नोबल गैसेज, फॉर नोबल गैसेज वंडरवाल्स रेडियस इज डिफाइंड एंड सो द वंडरवाल्स रेडियस इज लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नियॉन का होगा, ठीक। वैसे इन जनरल क्वेश्चन जब तुमसे पूछा जाएगा तो नियॉन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट अगर मान लो इंक्लूड कर लिया तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई साहब नियॉन में
कोवेलेंट रेडियस डिफाइन नहीं होता, वन डी वाल रेडियस डिफाइन होता है, और इसलिए इसका साइज सबसे ज्यादा हो जाता है, राइट। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। कंपैरिजन इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन विथ न्यूट्रल एटम। अच्छा एक बात बताओ, कैटायन का साइज हमेशा दिमाग में रखना, कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? जैसे मान लो सोडियम है और Na प्लस है, तो कौन ज्यादा बड़ा? सोडियम ज्यादा बड़ा। रीजन क्या है समझो। मेरे को एक बात बताओ, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। तो 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ सोडियम पे। सोडियम में प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, बट तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया Na प्लस में, तो अब 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब 11 प्रोटॉन मिलके 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ज्यादा मजबूती से खींच रहा होगा ना यार, ज्यादा मजबूती से खींच रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? साइज छोटा हो गया। या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे ही कैटायन बनेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज कम हो जाता है। तो कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, याद रखना है। और अगर एनायन की बात करूं प्यारे बच्चों, एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 17 इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बट जैसे ही Cl माइनस पे जाओगे तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। तो अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कमजोर हो गया कि नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या उल्टा बोलो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक। तो क्या बोलेंगे? साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ ही रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, अगर मान लो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसका साइज कैसे कंपेयर किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। देखो सिंपल सा बात है, अगर कैटायन है उसका साइज छोटा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे साइज उतना छोटा होता चला जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे साइज उसका बड़ा होता चला जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास है Na प्लस, हमारे पास है Mg2 प्लस, हमारे पास है Al3 प्लस, हमारे पास है F माइनस, हमारे पास है O2 माइनस, हमारे पास है N3 माइनस। अब समझो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 था, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। अब तुमको पता है जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे साइज उतना बड़ा हो जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे साइज उतना छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका है? N3 माइनस का, उसके बाद O2 माइनस का, उसके बाद F माइनस का, उसके बाद इन तीनों को अगर कंपेयर करो तो सबसे छोटा Al3 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ 3 प्लस चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो 13 ही है ना न्यूक्लियस में, तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, राइट। इसलिए तो इसके बाद कौन आएगा? Na प्लस, उसके बाद आएगा Mg2 प्लस, और उसके बाद आएगा Al3 प्लस। सबसे छोटा साइज Al3 प्लस का होगा। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में साइज छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे साइज बढ़ता चला जाएगा। बतवा समझ में आया भाई? वेरी गुड। मेटालिक कैरेक्टर, भाई मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वो उतना ही अच्छा मेटल कहलाएगा, सीधा सा बात है। सो दोज एलिमेंट्स which have a tendency to lose their valence electrons and form a positive ion are called metals, ठीक है। जो जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो मेटल है, ठीक है। जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li प्लस में चला गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस में चला गया, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca2 प्लस में चला गया, राइट।
तो ये सब मेटल्स हैं, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ओके, अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज के H+ में जाता है। अब मेरे को एक बात बता, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकाल लिया, तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन, क्योंकि H+ में बचा ही सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है, तो हम H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब किन किन फैक्टर्स पे मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पे करेगा डिपेंड। अब तुम एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना या उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना ज्यादा आसान होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, as atomic size increases, tendency to lose electron will also increase, tendency to lose electron will also increase। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, इसको मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करना, भाई सबसे ज्यादा साइज सीजियम का है तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन यही लूज करेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर का सीक्वेंस क्या आएगा, ये आएगा। सही। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, आगे चल के देखेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में और भी बातें आएंगी, अभी पहले मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। चलो न्यूक्लियर चार्ज पे देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है, घटता है कि नहीं। न्यूक्लियर चार्ज, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं अक्रॉस अ पीरियड तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज क्या होता है, घटता है, और साइज घटेगा तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर, सही बोल रहे हो, घटेगा, ठीक है ना। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो प्यारे बच्चों साइज क्या हुआ, घटा, और साइज घटा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डिक्रीजेस। और अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीजेस, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये न्यूक्लियर चार्ज की बात हो गई। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, समझो। जो तुम्हारा मेटल्स है उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो मेटल्स आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, सिंपल बात। अब डाउन द ग्रुप बता ही दिया तुमको ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप जाओगे, नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, क्यों बढ़ेगा वो मैं बता चुका हूं। एक्रॉस अ पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। क्यों घटेगा बता चुका हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है, छोटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। तो तुमको पता ही है ये बात कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, F- बना लिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl- बना लिया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2- बनाएगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा N3- बनाएगा, राइट। तो नॉन मेटल्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। अब कौन कौन से फैक्टर पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज और
न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें अब जैसे तुम नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करो, तो अगर पहले न्यूक्लियर चार्ज का हम देखें, तो न्यूक्लियर चार्ज में एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज क्या होगा, साइज डिक्रीजेज। जितना छोटा साइज रहेगा इलेक्ट्रॉन वो उतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। सही है सर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बताओ फटाक से। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, ये सिंपल सा बात है ना। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो घटेगा ही नहीं यार। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, राइट। मतलब साइज छोटा होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर, ओके। तो ये तो बता ही दिया मैंने तुमको। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, ठीक। और अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये तुमको पहले से भी शायद आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। चलो अब आते हैं ऑक्साइड्स पे। देखो बेटा, ऑक्साइड तीन प्रकार का होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एक बेसिक ऑक्साइड होता है और एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो जब एसिडिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक। सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल की ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है और मेटालिक ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक है। जैसे CO2, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, CO2, SO2, SO3, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये सब क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और इसीलिए ये सब कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। अब सर मैं कैसे मान लूं एसिडिक ऑक्साइड है, तो अगर तुम CO2 को NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, 2 मोल NaOH ले लो, ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। क्या ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाया कि नहीं। तो जब एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, जब बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं K2O या Na2O या CaO, ये सब क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। क्या है ये, मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड बेटा कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। तो अगर मैं बोलूं कि K2O HCl से रिएक्ट किया, 2 मोल HCl ले लो, क्या ये 2 मोल KCl प्लस H2O बनाएगा कि नहीं। क्या ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाया कि नहीं बनाया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए, जैसे Al2O3, Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को अगर तुमको याद करना है तो इसको पहले छाप लो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए यहां पे साइड में ट्रिक बताता हूं, सुनो पार्वती जरा आलू गाजर बेचो। इसके जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एम्फोटेरिक। याद कैसे रखोगे, सुनो पार्वती जरा आलू गाजर बेचो। सही है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, याद रखना, आगे भी जीवन में काम आएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ। किसके तरफ, केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ। अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यही उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को बताएगा। अब हमने देख लिया आसानी से कौन लूज कर सकता है, कौन गेन कर सकता है, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, ठीक है। सो अगर मैं केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाओगे, अक्रॉस अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं तो क्या होगा बताओ भाई। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो समझो, शुरुआत में तुम्हारा पीरियड के अंदर शुरुआत में तुम्हारा मेटल है, मेटल का टेंडेंसी क्या है,
इलेक्ट्रॉन लूज करने का। और शुरू वाला जो मेटल है पीरियड में, जैसे सोडियम है, थर्ड पीरियड की बात करूं, सोडियम है, सोडियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है, फिर एल्युमिनियम है और मुश्किल है, फिर सिलिकॉन है और मुश्किल है। बट उसके बाद फिर देखो तो वो अब इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेगा क्योंकि नॉन मेटल आने लगा। बात समझ रहे हो? तो होता क्या है, लेफ्ट में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा, लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाओगे रिएक्टिविटी कम होगा, बीच में मिनिमम होगा रिएक्टिविटी, फिर रिएक्टिविटी राइट में बढ़ना स्टार्ट होगा, और फिर एंड में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एंड में नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। बात पहुंचा तुम लोगों तक कि नहीं? मेरा बात पहुंचा कि नहीं? फिर से सुनो, लेफ्ट साइड में मेटल है, अगर मैं ऐसे देखूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक, नोबल गैस को साइड करो। अब देखो ये मेटेलिक, इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का है, मोस्ट रिएक्टिव होगा ये, क्योंकि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर जैसे जैसे इधर जाओगे लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, तो रिएक्टिविटी मिडिल एलिमेंट तक कम होगा और फिर लास्ट में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इधर कम हो रहा है, दोनों तरफ से एंड पे मैक्सिमम है और बीच में आके सिलिकॉन पे रिएक्टिविटी मिनिमम हो रही है, यही टेंडेंसी होगा। इसमें नॉन मेटल है, इधर मेटल है, ठीक। तो इसका अगर हम लोग देखें तो थर्ड पीरियड में मोस्ट रिएक्टिव है तुम्हारा सोडियम। अब मैग्नीशियम एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है। सिलिकॉन की रिएक्टिविटी लीस्ट है, सबसे कम रिएक्टिव है। फिर क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, राइट। फिर इधर आओ तो रिएक्टिविटी घटेगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इन कंपैरिजन टू सल्फर एंड फास्फोरस। क्लियर? ओके। डाउन द ग्रुप की अगर बात करूं मैं, तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, राइट। साइज बढ़ रहा है तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है ना वो सबसे नीचे बैठा है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट वाला जो एलिमेंट है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सबसे आसानी से कौन लूज करेगा? सीजियम, राइट। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट। ओके। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप तुमको पता ही है, वैसे भी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी वैसे ही क्या होगी? कम होगी। ये स्टोरी था रिएक्टिविटी का। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें ज्यादातर चीजें याद रखने वाली हैं, देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब तुम नीचे जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का कम होता है, रीजन इसका है लैटिस एनर्जी, राइट। जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे लिथियम है, लिथियम के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ज्यादा पैक्ड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो लिथियम का सबसे ज्यादा है, सीजियम का सबसे कम है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स के केस में उल्टा होता है, यहाँ पे मास पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मास, मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, राइट। लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीजेज अप टू मिडिल एलिमेंट यानी ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेज। तो ग्रुप 14 तक तो इंक्रीज हो रहा है बट उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है। तो देखो सोडियम का मैग्नीशियम से कम है, फिर एल्युमिनियम आ गया, फिर सिलिकॉन आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद घटेगा, तो फिर कौन आ गया? फास्फोरस, उसके बाद सल्फर। तो सिलिकॉन का फास्फोरस से ज्यादा, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा, ये ट्रेंड है। बीच तक बढ़ा और उसके बाद फिर घटा, पर हर बार ये भी नहीं होगा, इसमें भी समस्या आएगी। ये तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का था, बट अगर मैं डेंसिटी की बात करूं ना तो डेंसिटी में थोड़ा सा ग्रेडेशन आ जाता है क्योंकि डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम दोनों चीज है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो दोनों फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर करना है। सो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेज ग्रेजुअली टू मैक्सिमम, बीच में मैक्सिमम होगा एंड देन स्लाइटली डिक्रीजेज, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। रीजन ये है कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होने लगता है? कम होने लगता है।
तो जो मास बाई वॉल्यूम है, मास भी बढ़ रहा है और साइज घट रहा है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म आएगा, तो इंक्रीज तो करेगा बट कम करेगा। ठीक, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद सिलिकॉन से ज्यादा है एल्यूमिनियम का, तो घटा, फिर फास्फोरस का भी घटा, लेकिन फिर सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली ये रटना है तुमको, इसमें कोई दिमाग लगाने की, केमिस्ट्री है, यहाँ पे स्मूथ राइड नहीं होता है, ये रोलर कोस्टर राइड है। चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, फटाक से एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो केमिस्ट्री है ही नहीं, नाम में ही मिस्ट्री है। ठीक, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ विच यू नेवर वांट टू डू बट यू हैव टू डू इट एनीवे, और उसको बोलते हैं रटना। तो कुछ चीजें हैं जिसको रटना पड़ेगा, इसको रट लेना। समझ गया ना? कुछ चीजें जीवन में है जो मन तो नहीं करेगा बट करना चाहिए, करना पड़ेगा अगर तुमको सक्सेसफुल होना है जीवन में, तो राइट। अगर तुमको आगे चल के जीवन अपना आसान बनाना है तो रटना तो पड़ेगा ही भाई, कुछ ना कुछ तो रटना ही पड़ेगा। डाउन द ग्रुप डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब तुम जाते हो तो मास बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, बट मास का जो फैक्टर है वो थोड़ा डोमिनेट कर जाता है, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी स्लाइटली थोड़ा थोड़ा करके 0.1 0.2 ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। देखो, कोई एक गैसियस एटम है, गैसियस है, न्यूट्रल है और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब उस पर किसी दूसरे एलिमेंट का प्रभाव नहीं है या दूसरे एटम का इफेक्ट नहीं है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब समझो, तुम बोलोगे सर देना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पकड़ के रखा है ना उसको, तो जब तुम निकालने जाओगे इलेक्ट्रॉन को तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम and convert it into positively charged ion is called ionization energy। ठीक, जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला Na प्लस में चला गया, तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। अच्छा, इसको मेजर किस में करते हैं? इसको यूजुअली मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में यूजुअली करते हैं, बट अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो इसका किलो जूल पर मोल होगा। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो सिंपल सा बात है, समझो, दिमाग को लगाओगे सीधा सीधा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना है, जितना कम अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से उतनी आसानी से निकलेगा। तो अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकलेगा, साइज छोटा होगा तो निकालना मुश्किल होगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, मान लो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, राइट। तो एटॉमिक साइज पे अगर देखें तो ग्रेटर द एटॉमिक साइज वीकर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सो इट विल बी मोर इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। जितना कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए लिथियम और सोडियम में देखो, सोडियम का साइज ज्यादा है, लिथियम का साइज छोटा है, तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होगा। इनफैक्ट टॉप टू बॉटम जब तुम जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज वही बताया अभी, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, एंड सो स्मॉलर विल बी द साइज, साइज छोटा होगा, एंड हेंस ग्रेटर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन। क्यों? फ्लोरीन का एक तो साइज छोटा है और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्लियर? वेरी गुड। अब अक्रॉस अ पीरियड वही, अब भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो बोल बोल आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो देखो, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, और क्या एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूँ, बट ये याद रखना है तुमको। So across a period atomic size decreases, so ionization energy increases generally। ठीक, तो और बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब क्या एक्सेप्शन है वो देखो। देखो सेकेंड पीरियड का ये सीक्वेंस है, लिथियम, अब यहाँ बेरिलियम आना चाहिए था बट बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा है,
यहाँ देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है। फिर कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन आना चाहिए था बट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब समझो ऐसा क्यों हो रहा है। जब तुम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे 1s2 2s2। अब समझो इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो, ये 2s2 फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। याद रखना हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो 2s2 फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और इसी वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा है। क्लियर, पहली बात। अब आ जाओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन को देखो 1s2 2s2 2p3, क्या ये हाफ फील्ड है? पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3 है तो आधा हो गया, तो ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड स्टेबल होता है, राइट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है हाफ फील्ड का, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, रिलेटिवली मुश्किल। इसी वजह से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, और नोबल गैस का तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहां से निकालना और मुश्किल होगा। क्लियर, तो ये बेटा सीक्वेंस जरूर याद रखना, आगे जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। ओके, ऐसे ही थर्ड पीरियड में अब सेम हो जाएगा, तो तुम भी बता सकते हो, सोडियम है, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होगा और फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा, ठीक, सेम चीज है यहाँ पे। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो सिंपल है ये, लिथियम ज्यादा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तुम बताओ सोच के किसका होगा, तो सबसे ज्यादा नोबल गैस का है, और नोबल गैस में भी सबसे छोटा कौन है, हीलियम, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का होगा। एलिमेंट हैविंग लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लोएस्ट किसका होगा, जो पहले ग्रुप का है, और पहले ग्रुप में सबसे ज्यादा साइज किसका है, सीजियम का, तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, सीजियम का। क्लियर, ओके ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जब हम लोग वही न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम टू कन्वर्ट इट इनटू एन आयन या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the outermost cell of an isolated gaseous neutral atom to convert it into negatively charged ion is called electron affinity। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस में गया, तो इसमें एनर्जी जो रिलीज होता है तो वो माइनस में है, इसलिए रिलीज हो रहा है, तो माइनस 349 किलो जूल पर मोल, ये इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। एनर्जी ऑब्वियस सी बात है भाई, निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा था, तो ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज होगा। कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी होता है, कहां पे वो बताऊंगा, घबराओ नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, सो स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंपल सी बात है, देखो जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को उतनी मजबूती से खींच पाएगा, और जितनी मजबूती से खींच पाएगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन, भाई चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। ये तो एक जनरल बात हो गई, ये जनरल बात हो गई, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अक्रॉस अ पीरियड देखूं तो इन अ पीरियड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हैलोजेंस की अगर मैं बात करूं, हैलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन रिस्पेक्टिव पीरियड, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, हैलोजेंस का होता है, ठीक। अब समझो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, जैसे मान लो बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, नियॉन है। अभी अभी बताया था तुम लोगों को, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, नाइट्रोजन का है 1s2 2s2 2p3, नियॉन का है 1s2 2s2 2p6। अब बोल एक बात, ये फुल्ली फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये पहले से स्टेबल है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, द आंसर इज नो, इसलिए इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, जबरदस्ती ठूसना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ सर स्टेबल तो है, तो काहे लेगा भाई इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा।
अगर तुमको इलेक्ट्रॉन डालना है तो जबरदस्ती डालना पड़ेगा, मतलब तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। नियॉन 2p6 भाई फुल्ली फिल्ड है, क्यों लेगा? जितने भी नोबल गैस हैं सब नहीं लेना चाहेगा। सो बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, इस सब का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, बोलता है हमको नहीं चाहिए भाई, अपना ले निकलो। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज मोर देन न्यूक्लियर चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। देखो एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? एटॉमिक साइज। इसी वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। सिंपल सा यहाँ पे तुमको सीक्वेंस लिथियम से लेके सीजियम का लिखा हुआ है। अब आते हैं एक बात पे, खास बात है, थर्ड पीरियड एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो सेकेंड पीरियड वाले से ज्यादा होगा। जैसे क्लोरीन की अगर बात करो, अगर तुमको पता है कि हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, बट Cl, Cl के बाद F के बाद Br, Br के बाद I, ये सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा Cl का है। सबसे ज्यादा किसका है? Cl का। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का है। रीजन समझो, जबकि फ्लोरीन का साइज तो ज्यादा छोटा है, यही दिक्कत है। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन इतने छोटे साइज में पैक्ड है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो उसको रिपेल करने लगता है, वो 9 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, क्योंकि छोटे ही साइज में 9 इलेक्ट्रॉन पैक्ड है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन क्रिएट करता है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज्यादा एनर्जी क्लोरीन के कंपैरिजन में रिलीज नहीं हो पाता है। क्लोरीन के केस में तुम बोलोगे यहाँ तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ साइज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो अप्रोच होगा वो रिलेटिवली आसान होगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। बाकी जगह भी यही होगा। सल्फर और ऑक्सीजन को कंपेयर करो तो बेटा सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, राइट। रीजन क्या है? सल्फर का साइज ज्यादा है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का याद रखना, थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगा। लिख लेना, लिख लेना, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब आ जाओ इस सवाल पे, विच एलिमेंट शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई? आंसर क्या है? क्लोरीन। और क्यों? क्यों? एक तो हेलोजेंस का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें क्लोरीन का क्यों है, फ्लोरीन का क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरीन का साइज रिलेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होगा, इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली आसानी से आएगा। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। आई होप मैं तुम लोगों को ये बात समझा पाया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, शेयरिंग से बनता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl है, अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास आ गया, क्लोज आ गया, तो इस पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब बहुत स्मॉल चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा बॉन्ड टूटा थोड़ी है, बॉन्ड तो है ही, बट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो अट्रैक्ट किया है, और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव, तो डेल्टा बोलते हैं उसको, बहुत स्मॉल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्राइमरीली मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल, वैसे पॉलिंग है, मुलिकन स्केल है, और भी स्केल्स है, आगे चल के तुम पढ़ोगे तो, लेकिन प्राइमरीली किस पे मेजर किया जाता है? पॉलिंग स्केल पे। कुछ वैल्यूज है जो याद रख सकते हो, फ्लोरीन का पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होता है, ठीक। नाइट्रोजन का 3.5 होता है, ठीक है। ऑक्सी सॉरी उल्टा लिख दिया, फ्लोरीन का 4.0, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0 ऐसे होता है, ठीक। क्लोरीन का भी 3.0 ही होता है, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्लोरीन और नाइट्रोजन में, बहुत स्लाइट, तो हम लोग उसको 3.0 ही मान के चलते हैं। देखो तो अब तुमको याद क्या करना है? तुमको ये सीक्वेंस याद रखना है, इतना तुम याद रखोगे तुम्हारा जीवन आसान रहेगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, इतने एलिमेंट्स का बस याद रखो। कैसे याद रखोगे? निमोनिक क्या है? फोन कॉल ब्रीच, फोन कॉल ब्रीच, फोन कॉल ब्रीच, बस इसको याद रखो, तुम्हारा जीवन आसान रहेगा। फोन कॉल ब्रीच, सही है, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा? देखो जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा, स्मॉलर द साइज
ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। देखो Al है, Al प्लस, Al2 प्लस, Al3 प्लस। Al3 प्लस का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कि नहीं? Al3 प्लस में न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 ही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 11 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 12 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 13 है। तो अगर प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ठीक, अब अक्रॉस अ पीरियड अगर जाओगे तुम तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अक्रॉस अ पीरियड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ देखो सिंपल सा सीक्वेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप बेटा जब तुम जाओगे तो सिंस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा डाउन द ग्रुप जाने से। राइट, ओके। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक एक चीज तुम लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर प्लीज अगला वीडियो डालिए, मैं जरूर डालूंगा बना के। बट कमेंट करना मत भूलना, कमेंट सबसे चाहिए मेरे को कि वीडियो पसंद आया कि नहीं। राइट, और कुछ भी चाहिए, एनीथिंग एल्स यू नीड, प्लीज डू कमेंट। राइट, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारा काम करता जाऊंगा और तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस लाता जाऊंगा। कोशिश मेरी यही है कि पूरा केमिस्ट्री में अपलोड कर दूं, आईसीएसई क्लास 10th का पहले। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।